तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक इंडोनेशिया की सच्ची घटना को। इस मूवी का नाम है द कर्स ऑफ नाइन डेविल या फिर द कर्स ऑफ हेंस विला। इस मूवी का ओरिजिनल इंडोनेशियन नेम है कुतुकाम सेम्बिलान सेतान। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, ट्विस्ट पे ट्विस्ट काफी सारे आते हैं और एंड तक भी इसके अंदर ट्विस्ट चलता रहता है जो कि काफी अच्छा लगता है देखने में। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। और लॉस्ट का सीजन 2 भी जल्दी आएगा, काफी सारे एपिसोड्स हैं तो काम चल रहा है, कंपाइलेशन, एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग बहुत कुछ होता है, तो थोड़ा सा वेट कर लो, जल्दी से जल्दी वीडियो आ जाएगी। लेकिन तब तक आप सीजन 1 को देख लो, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। इनकेस आपने मिस कर दिया है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा, डू चेक इट आउट। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत 1940 के इंडोनेशिया में होती है और हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि किसी से बचकर भाग रही थी। वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और उसके कपड़ों पर खून भी लगा था, लेकिन वो खून उसका नहीं होता। वो लड़की फिर एक क्लोजेट में छुप जाती है और एक फोक यानी कि कांटे की मदद से क्लोजेट के अंदर डच लैंग्वेज में हेल्प अस कार्व करने लगती है। और फिर हम उस व्यक्ति को देखते हैं जिससे बचकर ये बच्ची भाग रही थी। उस आदमी ने अपने फेस पर एक मास्क लगाया हुआ था। खैर वो आदमी उस बच्ची को ढूंढ लेता है और वो उस बच्ची को एक मशेटी से खत्म करने ही वाला था कि तभी वहां पर उस बच्ची की माँ आ जाती है जो कि पहले से काफी घायल थी और उस बच्ची के कपड़ों पर अपनी माँ का ही खून लगा था। खैर अब वो बच्ची थोड़ा सा बचकर भागने की कोशिश करती है और बेड के नीचे छुप जाती है, लेकिन वो आदमी उस बच्ची को उसकी आंखों के सामने खत्म कर देता है और फिर उस बच्ची को बिस्तर के नीचे से निकालता है। लेकिन ये बच्ची फिर से बचकर वहां से भागने लगती है, लेकिन वो पहले फ्लोर से फिसल कर नीचे गिर पड़ती है और वो आदमी उस बच्ची को भी खत्म कर देता है। फिर ये कहानी 70 साल बाद आती है और हम कॉलेज स्टूडेंट्स को देखते हैं जिसके अंदर एक ग्रुप था जिसके अंदर नाम होते हैं वर्दी, सैरा, डेफॉन, मीको और लिया। लिया असल में एक कैफे में काम करती है। अब डेफॉन ने प्लान बनाया था कि ये सभी दोस्त ग्रेजुएशन के पहले कहीं घूम कर आएंगे और इसलिए डेफॉन ने 5 लाख इंडोनेशियन रुपया में दूर एक जगह पर 5 दिन के लिए विला रेंट पर लिया था। और 5 लाख इंडोनेशियन रुपया मतलब होता है इंडियन रुपीस में 2600-2700 रुपए। और उसने वो दूर विला इसलिए भी लिया था क्योंकि वो काफी सस्ता भी था और दिखने में काफी सुंदर भी था। अब यहाँ पर इस पर लिया को शक होने लगता है कि कहीं डेफॉन के साथ कोई स्कैम तो नहीं हो गया, लेकिन डेफॉन ये कहता है कि उसके दोस्त ने वो विला चेक किया था और वो कोई स्कैम नहीं है, ये बिल्कुल रियल डील थी। खैर इसके बाद रात को वो सभी लिया को उसके कैफे के बाहर से लेकर उस विला के लिए निकल पड़ते हैं और रास्ते में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिससे हमको पता चलता है कि वर्दी लिया को पसंद करता है और लिया ने वर्दी का प्रपोजल एक बार रिजेक्ट कर दिया था और अब वर्दी के अंदर उसे फिर से प्रपोज करने की हिम्मत नहीं थी। खैर पूरी रात ड्राइव करने के बाद वो सभी अपनी डेस्टिनेशन पर यानी विला पर पहुंच जाते हैं और रास्ते में वो एक ढाबे पर चाय पीने के लिए भी रुकते हैं और वो विला उस ढाबे से 30 घंटे की दूरी पर था। खैर अब ये सभी बातें कर रहे थे और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे और तभी उस ढाबे की ओनर आकर उनसे ये पूछती है कि वो सभी कहाँ पर स्टे करने वाले हैं। तो डेफॉन चेक करके उस विला का नाम ढूंढता है और वो ओनर को ये बताता है कि वो सभी असल में तेनगर विला में स्टे कर रहे हैं। और उस विला का नाम सुनते ही ढाबे की ओनर बहुत डर जाती है और बहुत ही जल्दी में वहां से चली जाती है। अब इसके बाद वहां तेनगर विला का केयर टेकर नार्तो आता है और वो सभी को अपने साथ विला लेकर जाता है। विला पहुंचकर सभी डेफॉन की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि वो विला पिक्चर्स में जैसा था रियल में बिल्कुल वैसा नहीं था और रियलिटी में वो किसी हॉन्टेड विला या फिर मेंशन जैसा दिख रहा था। बट क्योंकि डेफॉन ने उस विला के लिए पैसे पे कर दिए थे तो अब उन्हें 5 दिन उस विला में कैसे भी करके बिताने थे। अब यहाँ सैरा उस विला की पिक्चर क्लिक करके अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देती है और फिर नार्थो उन सबको विला दिखाने के लिए अंदर लेकर जाता है। और हम उन सब के जाने के बाद में बाहर लगे हुए झूले पर एक लेडी के भूत को भी देख पाते हैं जो कि काफी शॉकिंग चीज थी, विच एक्सप्लेन्स कि ये विला इतने सस्ते में क्यों मिल गया। और सबसे बड़ी बात कि अगर डेफॉन के दोस्त ने चेक किया था कि ये विला काफी सुंदर है तो अभी ऐसा क्यों दिख रहा था? क्या ऐसा तो नहीं है कि लोगों को फंसाने के लिए पहले इस विला ने खुद को अच्छा दिखाया हो? खैर दूसरी ओर नार्थो उन सबको पूरा विला दिखाता है और वहां पर लिया को उस विला की 1940s की एक फोटो मिलती है जिसमें उस विला का नाम असल में हेंस विला था। और इस बारे में जानने के लिए वो नार्थो से पूछती है कि उस विला को अब तेनगर विला क्यों कहा जाता है। तो नार्थो उन्हें सारी बात बताता है कि 1940s में उस विला का ओनर एक डच आदमी था और वो अपने परिवार के साथ में उस विला में रहता, लेकिन एक रात अचानक से उस पूरे परिवार का खून हो गया था और उसके बाद वो विला कई सालों तक ऐसे ही खाली रहा। लेकिन कुछ ही साल पहले तेनगर नाम के एक मर्चेंट ने वो विला खरीद लिया था, लेकिन कुछ साल पहले वो भी खत्म हो गया और उसके बाद से ही इसका नाम तेनगर विला पड़ गया था। खैर इसके बाद नार्थो उन सबको बेसमेंट में जाने से भी सख्त मना करता है और वो उनको ये बोलता है कि वो विला के पीछे ही रहता है और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो उसको बुला ले और फिर वो वहां से चला जाता है। अब तभी वर्दी को हम वॉशरूम में देखते हैं और मीको को भी वॉशरूम आया हुआ था तो मीको बाहर कुएं के पास चला जाता है।
लेकिन हम वॉशरूम के अंदर वर्दी के पीछे एक लेडी के भूत को देखते हैं, लेकिन ये भूत वो झूले वाले भूत से अलग था। और उधर बाहर मीको को एक बच्ची का भूत दिखता है, लेकिन ये उस लड़की का भूत नहीं है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में खत्म होते देखा, जिसका मतलब ये है कि इस घर में एक से ज्यादा भूत थे और वो भी बहुत सारे अलग अलग। खैर वो बच्ची मीको का पैर पकड़ लेती है और इससे मीको बहुत डर जाता है और जल्दी से भागकर विला में चला जाता है। वो बाकियों को भी सारी बात बताता है, लेकिन वर्दी और डेफोन का ये कहना था कि मीको ने शायद किसी डॉग को देखा होगा। खैर फिर नार्तो वहां पर आता है और वो बताता है कि वो किसी काम के सिलसिले में थोड़ी देर के लिए शहर से बाहर जा रहा है। तभी लिया को दिखाया जाता है जो कि क्लोजेट में कपड़े रख रही थी और सहरा बाथरूम में नहाने की तैयारी कर रही थी। तभी लिया को शॉकिंगली उस क्लोजेट के अंदर कुछ गुदा हुआ दिखाई देता है, यानी कि कार्व हुआ। और ये वही कार्विंग थी जो कि मूवी की स्टार्टिंग में उस बच्ची ने लिखी थी, जिसका मतलब था कि हेल्प अस। और एक और बच्ची का गोश्त अंधेरे में से निकलकर लिया को कहता है हेल्प अस, और इससे लिया बहुत डर जाती है। उधर बाथरूम में सहरा को शावर नोजल में से कुछ आवाज आती है और जब वो उसे जाकर उठाती है तो उसमें से खून का शावर होने लगता है और सहरा पूरी खून से लथपथ हो जाती है और जोरों से चिल्लाने लगती है। अब उसकी आवाज सुनकर वहां पर लिया और बाकी सब आ जाते हैं, लेकिन वहां पर सब कुछ नॉर्मल था और वहां खून की एक बूंद तक नहीं थी। फिर इसके बाद सभी सहरा को शांत करते हैं और वो सहरा को अपने साथ खाना खाने के लिए ले जाते हैं। वहां डेफोन ये कहता है कि दुनिया में हर जगह हॉन्टेड होती है, क्योंकि हर जगह कोई ना कोई तो मरा होता ही है और वो विला भी हॉन्टेड है। लेकिन अगर वो उस विला की रिस्पेक्ट करेंगे और रूल्स को फॉलो करेंगे तो उन्हें कुछ भी नहीं होगा। और वैसे भी डेफोन को रिफंड नहीं मिलने वाला था, तो ये बातें तो बोलनी ही पड़ती। खैर अब डिनर करने के बाद सहरा और लिया घर के बाहर चले जाते हैं। वहां पर सहरा अपना इंस्टाग्राम चेक करती है और वो देखती है कि उस विला की जो फोटो उसने इंस्टाग्राम पर डाली थी उस पर लोगों ने कमेंट्स किए हुए थे कि वो विला सच में हॉन्टेड है। और जब लिया उस क्लोजेट में कार्व करे हुए उन वर्ड्स को ट्रांसलेट करती है तो उसको पता चलता है कि उन शब्दों का मतलब था हेल्प अस, और इससे वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन वो ये बात सहरा को नहीं बताती क्योंकि वो तो ऑलरेडी डरी हुई थी। तभी रात को हमें दिखाया जाता है कि जब सब सो रहे थे तब उस विला में एक फैमिली नाच कर रही थी एंड प्रोबेबली वो उन्हीं फैमिली मेंबर्स के गोस्ट हैं जिनका उस विला के अंदर खून हुआ होगा। और हमने जिन लोगों के भी गोस्ट को देखा है या फिर आगे हम जिनके भी भूतों को देखेंगे वो उन्हीं फैमिली मेंबर्स के ही होंगे। अब वर्दी को नींद नहीं आ रही थी और उसे हॉल में से कुछ आवाज आने लगती है जो कि वो भूत कर रहे थे, लेकिन जब वर्दी वहां पर आता है तो वहां कोई नहीं होता और वर्दी अब वापस अपने रूम में जाने लगता है। लेकिन तभी उसके पीछे से एक बूढ़ी महिला गुजरती है जो कि नीचे बेसमेंट में चली जाती है और वर्दी उसके पीछे बेसमेंट में जाने ही वाला था कि तभी वहां पर डेफोन आ जाता है जो कि वहां पानी लेने आया था। वो वर्दी को वहां से ले जाता है और दोनों फिर अपने रूम में चले जाते हैं। और डेफोन जब अपने रूम में जाकर सो जाता है तो ढेर सारे भूत डेफोन के आसपास अपने आप आ गए थे और शायद से वो उससे काफी नाराज थे क्योंकि डेफोन ही अपने दोस्तों को उस विला में लेकर आया था और वो विला उस फैमिली का था जिसका खून हो गया था। और अब मरने के बाद भी उस परिवार के भूतों ने उस घर को अपना ही मान रखा था, यानी कि ये भूत आफ्टर लाइफ में जा नहीं पाए थे क्योंकि उनका इस विला से बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट था, या फिर शायद से वो ऐसे हालातों में खत्म हुए जिसके चलते वो आफ्टर लाइफ में नहीं जा पाए। अब अगली सुबह फिर सभी नाश्ता कर रहे होते हैं और लिया बर्तन धोने चली जाती है, लेकिन वहां विला में पानी नहीं आ रहा था तो लिया मीको को जाकर कुएं में से पानी लाने के लिए कहती है और मीको बाहर जाकर कुएं में से पानी निकालने लगता है। और उसने असल में वहां सूखने के लिए जो कपड़े टांगे हुए थे उसके पीछे उसे एक लेडी दिखाई देती है। वो हिम्मत करके उस लेडी के पास जाता है और उसको पता चलता है कि असल में वो कोई लेडी नहीं थी बल्कि एक लेडी का भूत था और शायद से वो भूत उस घर में जो फैमिली थी उसकी मेड का भूत था और उस मेड के चेहरे पर एक बड़ा सा निशान भी था। खैर मीको बहुत ज्यादा डर जाता है और वो डर के मारे चिल्लाने लगता है। अब इधर उधर भागने भी लगता है और भागते भागते वो विला के पीछे बने हुए ग्रेवयार्ड तक पहुंच जाता है। अब मीको की आवाज सुनकर बाकी सब भी उस ग्रेवयार्ड तक पहुंच जाते हैं और वहां बनी हुई ग्रेव्स को देखकर वो सभी बहुत डर गए थे क्योंकि उनको आइडिया नहीं था कि विला के आसपास ग्रेवयार्ड भी था। और वो उन ग्रेव्स के बारे में पूछने के लिए सभी नार्तो के पास जाते हैं, लेकिन नार्तो घर पर था ही नहीं और उसके घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वर्दी अब हिम्मत करके अंदर जाता है और अंदर लगे हुए शीशे में वो कुछ देखता है जिसकी वजह से वो अपनी आंखें मसलने लगता है कि वो सच में है या फिर नहीं। और फिर वो अंदर नार्तो को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे अंदर एक बड़ा शीशा दिखता है और शीशे में जो उसको दिखता है उसको देखकर वर्दी बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लगता है। लेकिन वो शीशे में क्या देखता है इसको हमें दिखाया नहीं जाता। तभी वहां नार्तो की जगह उसके पिता तार्जो आ जाते हैं जो कि वर्दी को शांत करते हैं और वो उन सबको चाय पीने के लिए देते हैं। लेकिन अजीब बात ये थी कि नार्तो ने
तारजो के बारे में उन सबको कुछ नहीं बताया था। खैर वो सभी तारजो से उन ग्रेव्स के बारे में पूछने लगते हैं तो वो उनको ये बताता है कि वो विला पहले एक डच फैमिली का हुआ करता था जिसका मालिक एक डच आदमी था जिसका नाम था हैंस, और असल में उसने एक हाफ डच और हाफ इंडोनेशियन लेडी से शादी करी थी। अब एक दिन हैंस को पता चला कि उसकी कंपनी में काम करने वाले 3 आदमी पैसों की चोरी और घोटाला का काम कर रहे थे, इसलिए हैंस ने उन तीनों को काम से ही निकाल दिया और अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उन तीनों आदमियों ने हैंस के पूरे परिवार को खत्म कर दिया, जिसमें हैंस की 2 बेटियां थी, उसकी बीवी, उसके रिलेटिव्स और उसके हेल्पर्स और मेड भी शामिल थे। और सबसे बड़ी बात कि हैंस की छोटी बेटी मोरिस को भी उन आदमियों ने खत्म कर दिया था, जो कि मात्र 7 से 8 साल की रही थी। और मोरिस वही लड़की थी जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा, विच एक्सप्लेन्स कि उस घर के अंदर क्या हो रहा था। खैर रूमर्स ये भी हैं कि उन सभी फैमिली मेंबर्स, हेल्पर्स और मेड्स की ग्रेव पहले पब्लिक ग्रेवयार्ड में थी, लेकिन एक दिन उन तीनों आदमियों की लाश उनकी ग्रेव के ऊपर बहुत ही बुरी हालत में मिली, जिसके बाद गांव के लोगों ने उन सबकी ग्रेव्स विला के पीछे बना दी थी। यानी कि हो सकता है कि उन स्पिरिट्स ने इन तीनों ही चोरों को और मर्डरर्स को खत्म कर दिया था। खैर फिर कुछ साल पहले वो विला तेनगर नाम के एक मर्चेंट ने खरीद लिया, लेकिन कुछ साल बाद वो भी खत्म हो गया था और अब वो विला तेनगर के बेटे का है, लेकिन वो खुद इंडोनेशिया में नहीं रहता और उसने उस विला को बेचने की बहुत कोशिश करी, लेकिन विला बहुत पुराना था और बहुत ही बुरी हालत में भी था। सबसे बड़ी बात कि उसकी रेपुटेशन भी मार्केट में खराब थी, तो उसने उस विला को रेंट पर देकर उन रेंट के पैसों से उस विला को रेनोवेट करने का सोचा और डेफॉन उसका पहला ही कस्टमर था। लेकिन सोच कर देखो, इतने कम पैसों में वो उसको रेनोवेट कैसे करवाता। खैर अब तारजो की बातें सुनकर वो सभी बहुत डर गए थे और वो वहां से जाने लगते हैं, लेकिन कार शुरू ही नहीं होती और गुस्से में मीको कार को हिट कर देता है, क्योंकि वो कार वर्दी की थी। तो वर्दी मीको पर गुस्सा करने लगता है कि उसने कार पर अपना गुस्सा क्यों निकाला और माहौल काफी गर्मा गर्मी वाला हो जाता है। लेकिन तारजो कहता है कि नारुतो आकर उनकी कार को ठीक कर देगा और तब तक वो सभी विला में जाकर आराम कर लें। फिर वो सभी विला के अंदर चले जाते हैं और लिया कबर्ड में से ग्लास निकालने लगती है, जहां पर उसे एक बच्ची का भूत दिखता है, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो जाती है और लिया भी उस चीज को इग्नोर करके बाकियों के पास चली जाती है और वो सभी माहौल सही करने के लिए ड्रिंक्स करने लगते हैं और एक सेल्फी भी क्लिक करते हैं, जिसके अंदर उनके फेसेस जो थे वो डिमोनिक लग रहे थे, लेकिन उस फोटो को वो देखते नहीं है और सोने चले जाते हैं। खैर अब सभी सो रहे होते हैं, लेकिन सारा जाग रही थी और उसे कुछ आवाज भी आती है कि तभी उस पर हैंस की बीवी का भूत हमला कर देता है और सारा चिल्लाने लगती है। लेकिन जब तक लिया की आंख खुलती है तब तक हैंस की बीवी का भूत वहां से गायब हो गया था। उधर डेफॉन अपने कैमरे में टाइम पास करने के लिए ऐसी फोटोज को क्लिक कर रहा था और उसे कैमरे में हैंस की बीवी का भूत दिखता है, लेकिन असल में वहां कोई नहीं होता। फिर वहां मीको और वर्दी आ जाते हैं और कुछ खाने के लिए पास वाले ढाबे पर जा रहे होते हैं और डेफॉन भी उनके साथ जाने के लिए मान जाता है। अब वो सैरा को भी साथ चलने के लिए पूछते हैं और सैरा भी साथ चलने के लिए मान जाती है, लेकिन लिया को सोना था तो वो वहीं पर अकेली रुक जाती है, जो कि उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात कि उसको पता था ये विला हॉन्टेड है, फिर भी वो वहीं पर रुक गई। खैर अब सैरा रूम का दरवाजा बंद करके वहां से चली जाती है और हम दरवाजे के पीछे हैंस की बीवी को देखते हैं। उधर मीको, वर्दी, डेफॉन और सैरा उस ढाबे तक पहुंच गए थे, लेकिन उनके साथ एक गोस्ट भी पीछे पीछे आ गया था, जिसे उस ढाबे की ओनर ने देख लिया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो भूत है। उसको लग रहा था कि शायद वो सैरा और उसके दोस्तों के साथ वहां पर आई होगी। खैर अब सैरा अपना इंस्टाग्राम खोलती है और उसने वो सेल्फी बिना देखे ही अपलोड कर दी थी, जो कि उन्होंने वहां पर ली थी ड्रिंक्स करते टाइम, और लोग कमेंट्स कर रहे थे कि वो सेल्फी नॉर्मल नहीं है। और सैरा वो सेल्फी मीको, वर्दी और डेफॉन को दिखाती है और जब उनको पता चलता है कि ये सेल्फी वाकई में ओरिजिनल है और इसके अंदर कुछ तो गड़बड़ थी, तो वो सभी कल के कल ही सुबह उस विला से निकलने का प्लान बना लेते हैं। और फिर वहां ढाबे की ओनर 5 सूप लेकर आती है, लेकिन वो तो बस 4 ही थे। वो कहते हैं कि हम तो 4 लोग हैं, तो 5वां सूप किसके लिए है। लेकिन जब ओनर उनको ये बताती है कि वहां पर तो 5 लोग आए थे, लेकिन 5वां कहाँ गया उसको नहीं पता। अब उधर विला के अंदर भूत अब लिया को हॉन्ट कर रहे थे और ऊपर से उसके रूम का दरवाजा भी नहीं खुल रहा था। तभी दरवाजा खुद पे खुद खुल जाता है और लिया को अपने रूम के बाहर डेफॉन और सैरा दिखते हैं, जो कि बेसमेंट की तरफ जा रहे थे, और लिया भी उनके पीछे जाने लगती है। लेकिन तभी वहां पर असली सैरा और डेफॉन मीको और वर्दी के साथ आ गए थे, और ये बात तो हमको पहले ही आइडिया लग गई थी कि ये दोनों वो नहीं थे। खैर लिया उनको सारी बात बताती है और अब तक तो वो इंतजार कर रहे थे कि कब सुबह हो और वो वहां से निकल जाएं, क्योंकि उनके साथ बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं घट रही थी। अब क्योंकि वो सभी बहुत डरे हुए थे तो वो सारी रात जागते ही रहते हैं, और मीको को बेसमेंट में से किसी की आवाज भी आ रही थी और वो आवाज डेफोन को भी आ रही होती है, लेकिन वो दोनों बेसमेंट में जाने से डर रहे थे। सबसे बड़ी बात कि नारुतो ने उन्हें बेसमेंट में जाने से भी मना किया था।
खैर अब ये दोनों ही बाकियों के पास जाते हैं और उनको सनराइज देखने के लिए वहां की फेमस पॉइंट पर चलने के लिए कहते हैं और सभी सनराइज देखने के लिए पैदल निकल पड़ते हैं। वो सभी सनराइज देखते हैं और फिर वो एक कार रेंट पर लेते हैं और उस इलाके की सभी अच्छी जगहों पर घूमने लगते हैं, काफी एंजॉय करते हैं कि तभी उनके पास नार्तो का कॉल आता है और वर्दी नार्तो से पूछता है कि क्या उसकी कार रेडी है। तो नार्तो कहता है कि हाँ, कार तैयार है और वर्दी नार्तो को अपने पिता तार्जो को थैंक यू बोलने के लिए कहता है क्योंकि कल रात उसने उसकी बहुत हेल्प करी थी। लेकिन नार्तो का कहना था कि वो वहां पर अकेला रहता है और उसके पिता तो जकार्ता में है। और नार्तो की इस बात से सभी दोस्त बहुत हिल गए थे कि अगर उसका पिता जकार्ता में रहता है तो वो कौन था जिससे कल उन्होंने बात करी थी। खैर फिर हमें पास्ट की एक मेमोरी दिखाई जाती है, फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे उन 3 वर्कर्स ने या एम्प्लॉयज ने जिन्होंने कंपनी के अंदर घपला किया था उन्होंने हैंस के पूरी परिवार को कैसे खत्म किया। खैर अब तभी हमको एक बहुत ही शॉकिंग चीज पता चलती है कि तार्जो भी असल में हैंस का एक हेल्पर हुआ करता था और उस रात उन 3 एम्प्लॉयज ने असल में तार्जो को भी खत्म कर दिया था। यानी कि जिसको हमने देखा था वो तार्जो का भूत था जो कि इनको पूरी कहानी सुना रहा था। और अगर तार्जो खत्म हो चुका है तो नार्तो ने ऐसा क्यों कहा कि उसका पिता तो जकार्ता में रहता है, ये तो उससे भी ज्यादा खतरनाक बात है। हमको ये पता चलता है कि जिस रात वो 3 लोग हैंस के परिवार को खत्म करने आए थे तो उस रात असल में मॉरिस का बर्थडे था और उन 3 लोगों ने उस घर में मौजूद हर एक शख्स को खत्म कर दिया था, इवन मॉरिस को भी। तभी विला के अंदर हम एक बूढ़ी महिला को देखते हैं जो कि बेसमेंट से बाहर निकलती है और बाहर निकलकर वो पियानो बजाने लगती है। तभी वहां सभी दोस्त भी आ जाते हैं और उनको देखकर वो ओल्ड लेडी वापस से बेसमेंट में चली जाती है। लेकिन उसे बेसमेंट में जाते हुए वर्दी ने देख लिया था और वर्दी डेफॉन को लेकर बेसमेंट में जाने लगता है कि तभी वहां की लाइट्स अचानक से फ्लिकर करने लगती है, यानी कि बंद चालू होने लगती है। और जैसे ही वर्दी और डेफॉन बेसमेंट में एंटर करते हैं वैसे ही बेसमेंट का दरवाजा बंद हो जाता है और फिर वहां नार्तो आ जाता है और वो मिको के साथ बेसमेंट का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगता है। उधर भूत लिया और सारा को हॉन्ट करने लगते हैं और नीचे बेसमेंट में डेफॉन और वर्दी को हैंस की फैमिली की फोटोज और चीजें मिलती हैं जो कि बहुत सालों से वहां पर वैसी ही पड़ी हुई थी। और नीचे उन्हें वही बूढ़ी महिला मिलती है जो कि बेसमेंट में बने हुए एक दूसरे रूम में थी और वो कोई भूत नहीं थी बल्कि वो इंसान थी। जी हाँ। खैर फिर वो दोनों ही उस बूढ़ी महिला को बेसमेंट से बाहर लेकर आते हैं। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते और इस कहानी में यहाँ पर एक बहुत ही शॉकिंग ट्विस्ट आता है क्योंकि अब तक हम इतने सारे भूत प्रेतों को देखते आ रहे थे तो हमको लगता है कि शायद ये बूढ़ी महिला भी भूत होगी, लेकिन ये तो इंसान थी। लेकिन शॉकिंग चीज ये नहीं थी, शॉकिंग चीज ये थी कि असल में ये बूढ़ी महिला मॉरिस थी। जी हाँ, असल में उस रात उनको ये लगा कि शायद से मॉरिस खत्म हो गई है और उसको वहीं पर वो छोड़कर चले गए। लेकिन असल में हुआ ये था कि मॉरिस बहुत ज्यादा घायल हो गई थी और उसकी वजह से मॉरिस की स्पाइन हमेशा के लिए ही मुड़ गई थी, बेंड हो गई थी। और ये जो सारी बातें थी मॉरिस ने सुन ली थी कि उसके माता पिता के साथ क्या हुआ है, जिसके चलते उसे अपने माता पिता की याद आ रही थी। इसलिए वो हॉस्पिटल से भागकर अपने विला पहुंच गई जहां पर उसे अपने परिवार के भूत मिले और उन्होंने उसको विला के अंदर ले लिया। और वो पिछले 70 साल से मॉरिस के साथ बिल्कुल एक नॉर्मल परिवार की तरह ही रह रहे थे। लेकिन जब भी कोई उस विला के अंदर आता था तो यहाँ पर हैंस और उसके परिवार के भूत जो थे उनको लगता था कि शायद वो मॉरिस को नुकसान ना पहुंचा दे, जिसके चलते वो उसको खत्म ही कर दिया करते। और इसके पीछे एक रीजन और था कि सच्चाई बाहर ना जा पाए। खैर अब ये सभी दोस्त मिलकर बूढ़ी मॉरिस को हॉस्पिटल लेकर जाने लगते हैं क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब थी। लेकिन हैंस और उसका परिवार सेल्फिश कह लो या फिर अपनी बच्ची के प्रति प्यार कह लो, वो उनको मॉरिस को वहां से लेकर जाने नहीं दे रहे थे और पूरा परिवार उनको रोकने की कोशिश करने लगता है और पूरी फैमिली सभी दोस्तों पर हमला कर देती है और मॉरिस को अपने साथ ले जाती है और मॉरिस भी अपने फैमिली के साथ ही जाना चाहती थी। खैर अब हैंस सभी दोस्तों पर हमला कर देता है और वो वर्दी को भी अपने साथ खींचकर ले जाता है और सभी दोस्त उसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। खैर अब सभी अंधेरे की तरफ देखते रहते हैं कि शायद वहां से वर्दी वापस आ जाए और थोड़ी देर के बाद में शॉकिंगली वर्दी वापस भी लौट आता है और सभी दोस्त उसको सही सलामत देखकर खुश थे। और फिर वो सभी दोस्त फिर कार में बैठकर जल्दी से वहां से जाने लगते हैं। लेकिन इस बार यहाँ पर उनके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ था, यानी कि कार वगैरह बिल्कुल सही थी। तभी हम देखते हैं कि मॉरिस अब फिर से अपने परिवार के साथ थी और सभी बहुत खुश थे। यानी कि सोचकर देखो कि इतने साल से मॉरिस वहीं बेसमेंट के अंदर घर के अंदर रह रही थी, लेकिन इसके बारे में ना ही नार्तो को पता चला या फिर किसी और को। लेकिन सबसे वियर्ड बात यही है कि जो नार्तो था उसने ये बात क्यों कही कि उसके पिता तो जकार्ता में रहते हैं, क्योंकि अगर उसके पिता खत्म हो गए थे, यहाँ पर काम करते थे, तो उसको आइडिया होना चाहिए था कि उसके पिता तो यहाँ पर है ही नहीं बल्कि वो तो गुजर चुके हैं। अब हो भी सकता है कि ऑफ स्क्रीन ये बात शायद से दोस्तों को बताई गई होगी
या फिर ये भी हो सकता है कि नारुतो भी शायद जिंदा नहीं था। एनीवेज हम कार के अंदर सभी दोस्तों को देखते हैं और वो सभी बहुत खुश थे कि वो सभी सही सलामत उस हॉन्टेड विला से बाहर निकल आए, यानी कि तनगर विला से, हैंस विला से। लेकिन मूवी के अंदर ट्विस्ट पे ट्विस्ट आते रहते हैं। लेकिन तभी हम वर्दी को देखते हैं जिसका फेस अब हैंस की तरह लग रहा था। जी हाँ, क्योंकि हैंस ने जब उसे अंधेरे में खींचा तो उसने उसे पदस कर लिया था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि हैंस के अंदर कुछ इच्छाएं थी जो कि वो विला से बाहर जाकर पूरी करना चाहता था। और फाइनली उसने विला से बाहर निकलने के लिए ये सब किया। विला से बाहर निकलने का रास्ता यही था कि एक गिल्ट वाले पर्सन को पदस किया जाए। और वर्दी के मन में हमेशा से गिल्ट था कि उसे लिया को प्रपोज नहीं करना चाहिए था, और शायद से अगर वो थोड़ा इंतजार कर लेता तो वो हाँ कर सकती थी। और इसी वजह से हैंस ने वर्दी को पदस कर लिया। और मिरर में उस दिन वर्दी को अपने फेस की जगह हैंस का ही फेस दिख रहा था। जब आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब वो अंदर जाता है तो वहां पर मिरर के अंदर उसको कुछ दिखता है, लेकिन उस पर वो यकीन नहीं करता और बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तो हैंस ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वो वर्दी को पदस करके यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि इसलिए ही वर्दी बहुत पैनिक कर रहा था। और हम देख पाते हैं कि वर्दी अब वर्दी नहीं रहेगा, बल्कि उसके अंदर हैंस की स्पिरिट हमेशा रहेगी। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द कर्स ऑफ नाइन डेविल फिल्म की कहानी, यानी कि कुतुकाम संबिलान शैतान फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सच्ची घटना, हैंस विला की घटना पसंद आई होगी। ये इंडोनेशियन मूवी काफी फेमस हुई थी, काफी अच्छे खासे पैसे भी इसने कमाए थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। और लॉस्ट सीजन 2 भी जल्दी आने वाला है। थोड़ा सा काम चल रहा है उस पर, क्योंकि काफी सारे एपिसोड्स हैं, उनको देखना होता है, कंपाइल करना होता है, स्क्रिप्ट लिखनी होती है, बहुत काम होता है। तो थोड़ा सा वेट कर लो, पेशेंस रख लो, जल्दी से जल्दी वीडियोस आ जाएंगी। बाकी बात रही कि इसका नाम कर्स ऑफ द नाइन डेविल क्यों रखा गया है, तो घर के अंदर 9 गोस्ट होते हैं, जिसके चलते ही इस मूवी का ये नाम पड़ा है। बाकी सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी हैं, लेकिन अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए